आगे पढ़ते हैं जी। इफेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो क्या क्या चेंजेस आ जाती हैं, क्या इफेक्ट होता है। तो द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आर अक्वायर्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्योंकि स्टेट में किसका रूल लग गया है, प्रेसिडेंट का, तो ये पावर प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती है। देखो जी कौन सी। द प्रेसिडेंट कैन टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पावर्स ऑफ द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। राज्य की सरकार की फंक्शनिंग प्रेसिडेंट के हाथ में आ सकती है। कैन, यहाँ कैन शब्द है, प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद ऐसा ऐसा प्रेसिडेंट कर सकता है। राज्य सरकार की फंक्शनिंग अपने हाथ में ले सकता है। गवर्नर जहाँ कोई और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पावर भी अपने हाथ में ले सकता है। ही कैन एम्पावर द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। वो ये भी कह सकता है कि हे पार्लियामेंट, आप स्टेट की लेजिस्लेचर की जगह आप काम करो, स्टेट की लेजिस्लेचर की जगह आप कानून वगैरह बनाओ। इसी प्रकार ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी एक्शंस, और भी कोई नेसेसरी जरूरत वाले एक्शन है तो ले सकता है। ठीक है जी। व्हेन देयर इज इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल, और देखो क्या क्या होता है। द प्रेसिडेंट डिसमिसेस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो सस्पेंड भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है। सस्पेंड और डिसमिस में क्या फ़र्क होता है। सस्पेंड में क्या है कि फंक्शनिंग, जैसे मान लो किसी जो सरकार को सस्पेंड कर दिया, कुछ ही समय के लिए सस्पेंड किया, 2 महीने 3 महीने, और फिर वो बहाल हो जाती है। डिसमिसल में क्या है कि पूरी की तरह बर्खास्त कर दिया, पूरी की पूरी तरह, और दोबारा से इलेक्शन होंगे। अब जब दोबारा असेंबली या दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोबारा बनेगी शुरुआत से, ठीक। सस्पेंशन भी कर सकती है और डिसमिशन भी कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड बाय द गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रूल लग गया तो प्रेसिडेंट वहाँ रूल करेगा, पर किसके थ्रू, गवर्नर के थ्रू रूल करेगा। फॉर दिस द गवर्नर इज असिस्टेड बाय द। अब देखो सरकार तो वहाँ की जो है स्टेट की सरकार, वो तो फंक्शन नहीं करेगी, उसकी जगह पर गवर्नर रूल करेगा। किसकी सहायता से, चीफ सेक्रेटरी है जो जो आप बनोगे इन फ्यूचर, जो चीफ सेक्रेटरी, जो टॉप लेवल का ब्यूरोक्रेट होता है स्टेट में, उसकी सहायता से। एंड उसके अलावा द एडवाइजर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कुछ और विशेषज्ञ वगैरह होंगे, सलाहकार होंगे, जिनको कौन अपॉइंट करता है, एडवाइज प्रेसिडेंट। तो सिंपल कहेंगे गवर्नर विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी और ऑफिसर की सहायता से अपना कार्यभार करेगा। स्टेट गवर्नमेंट हट जाएगी, गवर्नर राज चलाएगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ये बात होगी। तो जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड बाय द प्रेसिडेंट। या तो सस्पेंड कर सकता है प्रेसिडेंट, या उसको पूरी की पूरी तरह डिसॉल्व कर सकता है। अच्छा जी। और जो स्टेट का बिल है, स्टेट का बजट है, उसको कौन पास करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपने भंग कर दी, डिसॉल्व कर दी, तो स्टेट के बिल और बजट, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव का काम था वो कौन करेगा, पार्लियामेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट के बिल और स्टेट का बजट कौन पास करता है, पार्लियामेंट। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं जी। द लॉस मेड ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल रिमेन्स इन ऑपरेशन इवन आफ्टर द एंड ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल। जब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, तब भी जो पहले लॉ बने थे प्रेसिडेंट रूल के दौरान, तो वो वाले कानून रूल खत्म होने के बाद भी क्या है, ऑपरेशन में रहेंगे, वो अपने आप खत्म नहीं हो जाएंगे। हाँ, अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे, जो स्टेट के कानून निर्माता हैं, एमएलए वगैरह हैं, वो चाहे तो ऐसे कानूनों को रीपील कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जहाँ दोबारा री एनेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है जी। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट्स आर नॉट अफेक्टेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट रूल तो लग गया, लेजिस्लेचर इफेक्ट होता है, एग्जीक्यूटिव इफेक्ट होता है, पर जो कोर्ट की फंक्शनिंग है, आप ये नहीं कह सकते कि कोर्ट की फंक्शनिंग बंद हो गई, जुडिशरी से उसके अधिकार छीन लिए गए, नहीं। तो उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट नहीं होती, किसकी, हाई कोर्ट की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या प्रेसिडेंट रूल के दौरान हाई कोर्ट की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, आपने कहना है नहीं। इसका मतलब हाई कोर्ट्स आर नॉट सस्पेंडेड एंड इट्स पावर्स आर आल्सो नॉट टेकन ओवर बाय द प्रेसिडेंट।
तो कोर्ट को कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेसिडेंट रूल का। अब थोड़ा ना इंसिडेंट्स पढ़ लेते हैं, उदाहरण पढ़ लेते हैं जहाँ जहाँ जब जब प्रेसिडेंट का रूल लगा। तो आपने कहना कि देखो जी, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, ठीक है ना, तो 100 से ऊपर बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है हमारे देश में, अलग अलग स्टेट में। तो ये भी है कि हर बार जेन्युइन तरीके से नहीं लगा। बहुत से ओकेजन ऐसे हैं जहाँ पर ये आर्बिट्रेरली, बिना किसी कारण, रीज़न, बिना किसी सॉलिड बेस के, पॉलिटिकल रीज़न के कारण ही लगा दिया। सेंटर की स्टेट के साथ खुंदक थी तो लगा दिया प्रेसिडेंट रूल। इवन इट हैज़ बीन इम्पोज्ड आर्बिट्रेरली फॉर पॉलिटिकल रीज़न। अच्छा जी, सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगा? याद रखना, पंजाब में लगा था 1951 में। द प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पंजाब। कब? इन 1951। ठीक है जी, 1951 में, 1951 में। तब से लेकर आज तक द प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्टेट्स। लगभग सभी स्टेट्स में, सभी राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। कहीं एक बार, कहीं 2 बार, कहीं कई बार, ऐसे कई बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसे कई बार लग चुका है अलग अलग स्टेट में प्रेसिडेंट रूल। तो जब एमरजेंसी हटी ना 1977 में, जब एमरजेंसी हटी, पहले इलेक्शन हुए एमरजेंसी के बाद, द फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हेडेड बाय मोरारजी देसाई केम टू पावर इन 1977। तब पहली बार आज़ाद भारत में गैर कांग्रेस सरकार आई। तो उसके हेड कौन थे? मोरारजी देसाई। ये हम चीज़ बार बार पढ़ रहे हैं कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने, जनता गवर्नमेंट ने खास तौर पर 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए। तो इन्होंने क्या किया, जो पहले वाली प्रोविजन थी एमरजेंसी से संबंधित और भी सरकार की टायरानी से संबंधित, उनको काफ़ी चेंज किया। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात पढ़ते हैं कि जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 9 स्टेट जहाँ पर कांग्रेस पार्टी रूल करती थी वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और ग्राउंड क्या रखी, क्या बेस माना कि जहाँ की जो गवर्नमेंट है वो जनता की विल को, इलेक्टोरल को रिप्रेजेंट नहीं करती। द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलर विल ऑफ द पीपल। देखो ना, जब एमरजेंसी के बाद जनरल इलेक्शन हुए, केंद्र में नॉन कांग्रेस की सरकार आ गई, जनता दल, जनता गवर्नमेंट की आ गई सरकार, है ना, जनता पार्टी की, अपनी इनकी मोरारजी देसाई वाली। तो इन्होंने ये कहा कि देश का माहौल ये कहता है कि हमको कांग्रेस पार्टी के हम पक्ष में नहीं है। तो इस बिना पर इन्होंने 9 स्टेट में जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का रूल था वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, ये कहकर कि जहाँ की जो सरकार है वो जनता की विल को रिप्रेजेंट नहीं करती। पर 1980 में क्या हुआ कि जब सेंटर में कांग्रेस पार्टी दोबारा पावर में आई तो उसने भी पिछली नॉन कांग्रेस रूलिंग स्टेट में पिछली पार्टी का ही स्टेप उठाते हुए, ठीक, सेम ग्राउंड पर 9 नॉन कांग्रेस रूलिंग स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, अदले का बदला लिया। 9 स्टेट में पहले की गवर्नमेंट ने लगाया, 9 ही स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने दोबारा लगा दिया। ग्राउंड क्या था? सेम ग्राउंड थी। ठीक है जी। तो डॉक्टर अंबेडकर को ये क्वेश्चन पूछा गया था जब संविधान बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये क्वेश्चन पूछा गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से कि ये वाली जो प्रोविज़न है ना आर्टिकल 356 वाली, ये काफ़ी ड्रैकोनियन है। तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के पास काफ़ी अधिक पावर आ जाती है और वो मनमाने ढंग से सरकार, स्टेट की गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में कर सकती है, हटा सकती है, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि देखो ये बात है कि इस आर्टिकल के अंदर ड्रास्टिक पावर होती है सेंटर के पास, पर मेरी ये कामना है कि ये हमने लिख तो दी है पर ये अपने आप में डेड लेटर रहेंगे, ठीक है, और तभी इनका उपयोग किया जाएगा कब? ओनली एज ए मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जब सरकारों के पास कोई और चारा नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रेसिडेंट हैं जो, वो बहुत समझदारी से इस आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ठीक, पर हमने देखा कि बाद में ऐसा हुआ नहीं। इन्होंने जो होप की थी ना, जो सोचा था कि ऐसा होगा, वैसे हुआ नहीं। पावर करप्ट करती है और केंद्र की सरकार के हाथ में जब पावर आई तो उसने इस आर्टिकल का अपने ढंग से यूज़ किया। अच्छा जी, अब बात आती है कि क्या
जो आर्टिकल 356 के अंतर्गत इमरजेंसी लगती है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो हुआ क्या कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 लेकर आई। इसके तहत उन्होंने कहा कि देखो जी देखो, द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इन्वोक प्रेसिडेंट रूल इवन फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट मेड इम्यून फ्रॉम जुडिशियल चैलेंज। भी प्रेसिडेंट को देखो, हमने क्या पढ़ा था कि अगर प्रेसिडेंट को लगे, अगर प्रेसिडेंट संतुष्ट हो, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो कि हाँ भी कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही, तब जहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दो। तो मतलब प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन। तो इस प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन को आप जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते। 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये कहा कि डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इन्वोक प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट इज इम्यून फ्रॉम जुडिशियल चैलेंज। जिस आधार पर प्रेसिडेंट ने स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया है उसको आप जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते। पर बाद में 44th अमेंडमेंट ने ये कहा, क्या कहा कि ये वाली जो हमने कही है बात 38th अमेंडमेंट वाली, ये क्या है, इसको डिलीट कर दिया, ऐसा नहीं है। और कहा क्या, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन को, प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को कि उसने स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, इसको आप जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या आप इसको जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हो, क्या आप इसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं कर सकते, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी में प्री में। तो कोर्ट केस में तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू ये बात कही गई। आगे है जी हमारे पास क्या, फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसे से संबंधित। आर्टिकल 360 क्या कहता है, अगर प्रेसिडेंट को लगे हाँ भाई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसके तहत क्या है, देयर इज थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, हमारी फाइनेंशियल पैसे से संबंधित स्टेबिलिटी और हमारा जमा किया हुआ पैसा क्या है, इनको खतरा है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम अपने देश का कारोबार चला सकें, है ना, जहाँ हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है। अगर ये बात प्रेसिडेंट को लगे हाँ भी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, तो फिर वो क्या है, क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ये बात हुई। और जब प्रेसिडेंट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया तब 2 महीने के अंतर अंतर क्या होता है, इस फाइनेंशियल इमरजेंसी को मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी सेपरेटली। दोनों सदनों में अलग अलग रूप से सिंपल मेजॉरिटी द्वारा इसकी अप्रूवल जरूरी है। तो एक बार अप्रूवल हो गई तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इनडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड। जब एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी की अप्रूवल होगी तो वो लगातार चलती रहती है। देखो पहली इमरजेंसियों में क्या था कि हमको 6 महीने बाद, साल बाद, ऐसे कुछ कुछ समय के बाद उसको दोबारा कंटिन्यू करवाने के लिए क्या है, पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता था रेजोल्यूशन। पर जहाँ पर ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करवाने की, दोबारा पास करवाने की जरूरत नहीं है, एक बार अप्रूवल ले ली तो वो इंडेफिनेटली चलती रहती है। ठीक, इंडेफिनेटली। प्रेसिडेंट रूल कितने समय के लिए था, याद करो, 3 साल के लिए अधिक से अधिक कॉन्टिन्यूसली। ठीक, नेशनल इमरजेंसी भी इंडेफिनेटली पीरियड के लिए थी। ठीक है, पर इसमें यह है कि आप इंडेफिनेटली पीरियड के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है अपने आप, दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एक बार अप्रूवल ले ली तो 3 साल के लिए कंटिन्यू रहेगी जब तक कि प्रेसिडेंट उसको दोबारा रिवोक नहीं कर लेता। द प्रेसिडेंट कैन रिवोक इट एट एनी टाइम बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ठीक है ना, दोबारा घोषणा करके प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी को भी। तो इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी, आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं जी, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा कर दी तब क्या इफेक्ट होते हैं। देखो जी, देश के साउंड फाइनेंस से संबंध में सेंटर स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए। द सेंटर कैन डायरेक्ट स्टेट, क्या कह सकता है कि हे स्टेट तुम क्या करो, टू ऑब्जर्व स्पेसिफिक रूल्स फॉर फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। भी देश का हमारा तुम्हारा स्टेट जो फाइनेंस है वो अच्छा रहे, ठीक, इसके लिए ये रूल फॉलो करो, ऐसा सेंटर स्टेट को कह सकता है। फजूल खर्ची मत करो और ये रूल फॉलो करो, स्पेसिफिक रूल बता सकता है स्टेट को। तो अगर आपको पता है अगर स्टेट ने ये रूल नहीं माने तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा।
द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिड्यूस सैलरीज एंड अलाउंसेस, तनख्वाह और भत्ते किसके, ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, स्टेट में जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, है ना, सभी के सभी, ऑल या एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द स्टेट, स्टेट में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें और भत्ते वगैरह भी क्या है, आप कम कर दो, ऐसा भी सेंटर स्टेट को कह सकता है। आगे देखो जी, इसके अलावा सेंटर स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि कोई भी मनी बिल है या अदर कोई फाइनेंशियल बिल है, ठीक, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है, आप उसको क्या करो, कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रखो, मतलब सेंटर की कंसिडरेशन के लिए विचाराधीन के लिए आप रखो, उसको रिजर्व कर लो, ऐसा वो स्टेट को कह सकता है। स्टेट का मतलब यहाँ क्या है, गवर्नर, है ना, गवर्नर को कहेगा ना, गवर्नर ऐसा काम करेगा आगे। तो इसलिए कोई भी मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है जो कि स्टेट ने पास किया है, उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकता है गवर्नर, रिजर्व कर सकता है। इसी प्रकार प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ, देखो सेंटर ने डायरेक्शन दी स्टेट को, अब स्टेट जो सेंटर है उसके भी तो एम्प्लॉय हैं, है ना, उस एम्प्लॉयज़ के लिए प्रेसिडेंट डायरेक्शन देगा, क्या कहेगा, ऐसा प्रेसिडेंट डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है कि हे यूनियन, हे केंद्र सरकार, तुम ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन द यूनियन, तुम्हारे अंदर काम करने वाले सारे के सारे या कुछ विशेष प्रकार के पर्सन की क्या कर दो, क्या कर दो, सैलरी या भत्ते वगैरह कम कर दो, रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस, ठीक है जी। और इसके साथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एमरजेंसी के दौरान इनकी फंक्शनिंग को इफेक्ट नहीं किया जा सकता जुडिशरी की, पर इनकी तनख्वाहों को फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान इफेक्ट किया जा सकता है, इवन तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों को आप कम कर सकते हो, इनके अलाउंसेस को आप कम कर सकते हो, ये बात हुई। आगे ये इंटरेस्टिंग बात है कि आज तक हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, चाहे 1991 में हमारे पास क्या था, हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी की सिचुएशन थी, ठीक है ना, हमारे पास क्या था, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी हमारा, आपको याद होगा 1991 में क्या था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट में इतना पैसा नहीं था कि हम बाकी देशों के साथ आदान प्रदान अधिक कर पाए, ठीक है। तो उस समय क्या था, हमारी फाइनेंस अच्छा नहीं था, पर फिर भी उस समय भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई थी, ये बात याद रखनी है। 1991 में चाहे हमारे फाइनेंस को काफ़ी क्या कह सकते हैं कि हम काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, पर फिर भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी थी, और आज तक कभी भी हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, ठीक है जी। आगे थोड़ा सा पढ़ लो जी, एमरजेंसी प्रोविजंस की क्रिटिक। सबसे पहले तो यही है कि जो हमारे देश का संघीय ढांचा है, फेडरल करैक्टर है, वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाती है और यूनिटरी में ये कन्वर्ट हो जाता है, सेंटर केंद्र सरकार के पास बहुत अधिक पावर आ जाती है, तो पावर किसके हाथ में चल जाती है, केंद्र सरकार के पास। तो एक प्रकार से हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है वो डिक्टेटर टाइप हो जाता है, उसी के नाम पर चीज़ें चलती हैं, चुनी हुई सरकारों का इतना रोल नहीं रहता, और स्टेट की फाइनेंशियल इमरजेंसी भी इफेक्ट होती है, ठीक है जी, और फंडामेंटल राइट्स भी इफेक्ट होते हैं। 19 वाले तो सीधे सस्पेंड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और 20 और 21 को छोड़कर बाकियों की इन्फोर्समेंट ख़त्म हो जाती है, कब, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो फंडामेंटल राइट्स भी इफेक्ट होते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि कहीं स्टेट आपके खिलाफ टायरानी ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे पॉइंट है, आप भी सोचकर, आपने भी सोचकर लिख देने हैं। तो ऐसे कुछ क्या है, ये है क्रिटिक है इनका, कि बिना संविधान का संशोधन किए हुए सारे पावर किसके हाथ में आ जाती है, केंद्र सरकार के हाथ में, और स्टेट्स उसके कंप्लीट कंट्रोल में चले जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ इमरजेंसी वाला चैप्टर ख़त्म होता है जी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।